मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, कल हम आप लोगों से सातवाहन के विषय में बात किया था कि उन लोगों को किस दिशा में, किस जगह को कुछ इतिहासकार कहीं मानते हैं, कुछ इतिहासकार कहीं के मानते हैं। तो उससे आगे जो सातवाहन के शासनकाल तथा कालक्रम जो है, उस विषय पर आज आप लोगों से हम चर्चा करेंगे और सातवाहन के साम्राज्य के विषय में आप लोगों से चर्चा करेंगे। कल के व्याख्यान से आगे की बात आप लोगों से करेंगे और सातवाहन के कालक्रम को लेकर विद्वानों में जो गहरे मतभेद है, उन सब विषयों पर आप लोगों से भी हम चर्चा करेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण जो कि 500 ईसा पूर्व में लिखा गया था, उसमें आंध्र को ऐसे दस्यु बताया गया है जो कि आर्य परिधि से बाहर थे तथा जो विश्वामित्र के वंशज थे। इस आधार पर डॉक्टर D.R. भंडारकर ने 500 ईसा पूर्व के को सातवाहनों की आरंभिक स्थिति माना है। क्या माना है? 500 ईसा पूर्व के पहले उसने सातवाहनों की शुरुआती समय उसने निर्धारित किया है। डॉक्टर V.A. स्मिथ के अनुसार आंध्र पहले अधीनस्थ थे, परंतु उसकी मृत्यु के बाद वे श्रीमुख के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गए तथा यह घटना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। इस विषय में स्मिथ ने पुराणों का ही आधार माना है, जिसके अनुसार आंध्रों में कुल 3 शासकों का लगभग 460 वर्षों तक शासन रहा। लगभग 450 इनका शासनकाल माना जाता है और आंध्र के कुल 3 शासकों का जो पीरियड हम लोगों ने इतिहासकारों ने बताया है, वो लगभग 460 वर्षों का शासन बताया है। डॉक्टर गोपालाचारी ने भी इस तथ्य को स्वीकारते हुए यह माना है कि सातवाहन वंश की स्थापना लगभग 235 ईसा पूर्व तथा उसका पतन लगभग 255 ईस्वी में हुई। कलिंग के शासक खारखेल के राज्यकाल में उत्कीर्ण हाथी गुफा शिलालेख के आधार पर रैपसन के सातवाहन वंश का आरंभ 220 ईसा पूर्व तथा 211 ईसा पूर्व के बीच इतिहासकार मानते हैं। परंतु सातवाहनों के शासन काल को लेकर विभिन्न पुराणों में भी मत भिन्नता है। एक ओर जहां मत्स्य पुराण उनका कुल शासन काल 460 वर्ष बताता है, वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण पुराण में यह अवधि 456 वर्ष बताई गई है। वायु पुराण के अनुसार सातवाहनों ने 411 वर्षों तक शासन किया, जबकि विष्णु पुराण में उसकी शासन की अवधि 3 वर्षों मानता है। दूसरी ओर डॉक्टर R.C. भंडारकर सातवाहन वंश की स्थापना 72-73 ईस्वी पूर्व को मानते हैं। पुराणों में वर्णित एक वक्तव्य के आधार पर उन्होंने यह माना कि शुंग, मृत, कौंड, सांग, शुंग शासकों ने सेवक थे तथा पेशाओं के भांति उनके साथ साथ शासन भी करते थे तथा शिमुक अथवा शिशमुक नामक सातवाहन वंश के संस्थापक के कर्ण राजा सुश्रवण को मारकर कर्ण तथा शुंग दोनों वंशों को अंत कर दिया तथा उनके साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। परंतु यह तथ्य अविश्वसनीय है, क्योंकि हम यह भाली भांति जानते हैं कि शुंग तथा कर्ण वंश में शासकों ने कभी संयुक्त रूप से शासन नहीं किया तथा कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव कर्ण ने अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या कर शासन की बागडोर संभाली थी। वायु पुराण में उस वक्तव्य जिसके आधार पर डॉक्टर भंडारकर ने गलत व्याख्या की है को डॉक्टर राय चौधरी ने सही ढंग से परिभाषित किया है। उनके अनुसार यह गद्यांश मात्रा इतना ही बताता है कि शिमुक ने जब कर्ण वंश पर अंत कर सातवाहन वंश की स्थापना की तो उसके उस शुंग उपासकों को भी समाप्त कर दिया जो कि कर्ण वंश के हाथों शुंग शासकों के पराजित होने के बाद भी बचे रह गए थे। इसलिए सातवाहन शासकों ने 29 ईसा पूर्व 72 ईसा पूर्व से 45 वर्ष में कर्ण वंश का अंत कर स्वयं शासन की बागडोर संभाली। परंतु इस सब कारकों के होते हुए भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि शिमुक जिसने 23 वर्षों तक शासन किया वह कुछ समय पहले ही अर्थात 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य में सिंहारूढ़ हो गए थे। सातवाहन वंश के कितने शासक हुए तो उसमें पहला जो थे शिमुक,
शिमुक का कार्यकाल 235 ईसा पूर्वी से लेकर 212 ईसा पूर्व तक था। सातवाहन वंश का संस्थापक था तथा उसने 235 ईस्वी पूर्व से लेकर 212 ईस्वी पूर्व तक लगभग 23 वर्षों तक शासन किया। कौन? शिमुक ने। यद्यपि उनके विषय में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती, तथापि पुराणों में हमें यह ज्ञात होता है कि कर्ण शासकों की शक्ति का नाश कर तथा बचे हुए शुंग मुखियाओं का दमन करके उसने सतवाहन वंश की नींव रखी। पुराणों में उसे सीमेक के अतिरिक्त शिशुक, सिंधुक तथा शिप्रक आदि नामों से भी जाना गया है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार शिमुक ने अपने शासन काल में जैन तथा बौद्ध मंदिरों का निर्माण भी कराया, परंतु अपने शासन काल के अंत काल में वह पथभ्रष्ट तथा क्रूर हो गया, जिस कारणवश उसे पद से हटना पड़ा और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। कान्हा तथा कृष्ण 212 ईस्वी से लेकर 195 ईस्वी तक शिमुक की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद उसका छोटा भाई कन्हा कृष्ण राजगद्दी पर बैठा। अपने 18 वर्षों के कार्यकाल में कन्हा ने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। नासिक के शिलालेख से यह पता चलता है कि कन्हा के समय में सातवाहन साम्राज्य के पश्चिम में नासिक तक फैल गया था। सातकर्णी प्रथम कन्हा के उपरांत सातकर्णी प्रथम गद्दी पर बैठा। पुराणों के अनुसार वह जो कन्हा पुत्र था, परंतु डॉक्टर गोपालचारी शिमुक को सातकर्णी प्रथम का पिता मानते हैं। कुछ विद्वानों ने यह माना कि इसका शासन काल मात्र 2 वर्ष का ही रहा, परंतु नीलकंठ शास्त्री ने उसका शासन काल 194 ईस्वी से लेकर 185 ईस्वी तक मारा है। जो भी वो यह सुस्पष्ट है कि उसका शासन काल बहुत लंबा नहीं था, बहुत छोटे समय के लिए वो उसको राजगद्दी मिली। जो भी वो यह स्पष्ट है कि उसका शासन काल बहुत ही कम था, बहुत ही छोटा था, परंतु इस छोटे शासन काल के होते हुए भी सातकर्णी प्रथम का कार्यकाल कुछ दृष्टिकोणों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या क्या चीज है? सातवाहन शासक में वह पहला शासक था जिसने इस वंश की शासकों में प्रिय एवं प्रचलित सातकर्णी शब्द से अपना नामकरण किया। नाना घाट शिलालेख के अनुसार सातकर्णी ने अपने साम्राज्य का खूब विस्तार किया तथा अपने कार्यकाल में 2 अश्वमेघ यज्ञ तथा 1 राजस्व यज्ञ भी किया। उसकी रानी नैनिका के एक शिलालेख में यह ज्ञात होता है कि सातकर्णी प्रथम ने पश्चिम मालवा के साथ साथ अनूप, नर्मदा नदी का जो क्षेत्र आता है तथा विदर्भ, बरार का जो प्रदेश को भी उसने जीत लिया। यदि सातकर्णी प्रथम ही एक शासक है जिसका उल्लेख सांची स्तूप के तोरण में हुआ है, तो यह भी एक बात को प्रमाणित करता है कि उसके समय में मध्य भारत सातवाहनों के अधिकार में था। वह अपने छोटे से कार्यकाल में सम्राट बन गया तथा उसने दक्षिण पथपति तथा अप्रतिहत चक्र आदि उपाधियां को धारण किया। नाना घाट लेख तथा हाथी गुफा लेखों से प्रयुक्त लिपि की समानता के आधार पर यह सुझाया गया है कि कदाचित इस सातकर्णी शासकों के शासन काल में दूसरे वर्ष के कलिंग के महान शासक खारखेल ने युद्ध क्षेत्र में हराया था। सातकर्णी प्रथम की पत्नी नैनिका अथवा नागनिका अंग्रीय कुल एक महारथी तरणकायरों की पुत्री थी। सतश्री सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद उसके 2 अल्पवयस्क पुत्र वेदश्री तथा सतश्री सिंहासन पर बैठे, परंतु अल्पवयस्क होने के कारण प्रशासन की सारी बागडोर उसकी मां नैनिका के हाथों में आ गई, जिससे अपने पिता की सहायता से शासन चलाया। ऐसा प्रतीत होता है कि वेदश्री की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई तथा सतश्री ने उसके उत्तराधिकारी रूप में शासन को संभाला, परंतु पुराण इस विषय में एक मत नहीं है कि सातकर्णी प्रथम और पश्चात पुण्योत्संग नामक राजा सातवाहन सिंहासन पर आसीन हुआ। चाहे चतुर्थ सातवाहन का शासक का नाम कुछ भी रहा हो, यह तो निश्चित है कि इस शासक के शासन काल में ही पुष्पमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक भद्रदत्त को मारकर मगध राज पर भी अधिकार कर लिया था। मत्स्य पुराण में स्कंद स्तंभी का उल्लेख सातवाहन वंश के 5वें शासक के रूप में किया गया, परंतु अधिकतर विद्वान इस नाम को काल्पनिक ही मानते हैं।
सातकर्णी द्वितीय को लगभग 166 ईस्वी पूर्व से लेकर 111 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। यह कदापि वही शासक था जिसका वर्णन हथी गुम्फा तथा भीलसा शिलालेखों में हुआ है। यह प्रतीत होता है कि इसके शासनकाल में सातवाहनों ने पूर्वी मालवा को पुष्यमित्र शुंग के एक उत्तराधिकारी ने छीन लिया। पुराणों के अनुसार सातकर्णी द्वितीय के पश्चात लंबोदर राज सिंहासन पर बैठा। लंबोदर के पश्चात उसका पुत्र अपील कक गद्दी पर बैठा। अपील का जो कि 8वां सातवाहन शासक था। इन दोनों के मध्य का काल सातवाहनों के संदर्भ में अंधकार युग माना गया है, जिसमें केवल कुंतल सातकर्णी के काल को ही अपवाद माना जा सकता है। कुंतल सातकर्णी अपील के पश्चात सातवाहनों का अगला महत्वपूर्ण शासक था। कामसूत्र में वात्स्यायन के कुंतल सातकर्णी का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उसने अपनी उंगलियों को कैंची के रूप में प्रयोग किया तथा उसके प्रहार से उसकी पटरानी मलयवती की मृत्यु हो गई। काव्य मीमांसा में राजेश्वर के कुंतलम सातकर्णी का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने अपने रणिवास में रहने वाले अपने रानियों को यह आदेश दिया था कि केवल प्राकृत भाषा का प्रयोग करें। हाल सातवाहन का अगला महत्वपूर्ण शासक था। यद्यपि उसने केवल 4 वर्ष का ही शासन किया, बहुत ही छोटे समय के लिए इसका शासन काल रहा। कुछ विषयों का उनका शासनकाल बहुत महत्वपूर्ण रहा। ऐसा माना जाता है कि इनके शासन काल के आरंभिक में सातवाहन शासकों में सातकर्णी प्रथम योद्धा के रूप में सबसे महान था, जो हाल शांति दूत के रूप में अग्रगण्य था। साहित्यिक अभिरुचि भी यह रखता था तथा एक कवि सम्राट के रूप में भी यह प्रख्यात हुआ था। उसके नाम का उल्लेख पुराण, लीलावती, सप्तशती, अभिधान, चिंतामणि आदि ग्रंथों में हुआ है। यह माना जाता है कि प्राकृत भाषा में लिखी गई गाथा सप्तशती अथवा सप्तशई 700 श्लोकों को पूर्ण का रचिता हाल ही था। बृहद कथा के लेखक गुणाग ने हाल का समकालीन था तथा 85 भाषा में लिखी इस पुस्तक की रचना उसने हाल के संरक्षण में ही की थी। हाल के प्रधान सेनापति विजयानंद ने अपने स्वामी के आदेशानुसार श्रीलंका पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इस विजय अभियान में वापस लौटते समय वह कुछ समय के लिए सप्त गोदावरी भीमक नामक स्थान पर रुका। वहां विजयानंद ने श्रीलंका के राजा की अति रूपवान पुत्री लीलावती की चर्चा सुनी, जिसका वर्णन उसने अपने राजा हाल ने किया है। हाल के प्रयास कर लीलावती से विवाह कर लिया। कुछ लोगों का कहना है कि हाल ने पूर्वी दक्कन में कुछ सैनिक अभियान किए, परंतु साक्ष्यों के अभाव में अधिकतर विद्वान इसे गलत मानते हैं। तथापि हाल ही के सातवाहन के शासकों के शासन काल में राजनीतिक क्षेत्र के अतिरिक्त साहित्यिक तथा आर्थिक क्षेत्र में भी अत्यधिक विकास हुआ तथा व्यापार वाणिज्य, शहरों के विकास एवं जल परिवहन की उन्नति, जो कि प्रथम शताब्दी ईसा के दूसरे मुंडक तथा पुरींद्रसेन के शासन काल में अपने उत्कर्ष के प्रकाष्ठा पर पहुंच गई। तथापि अब आने वाले लगभग 50 वर्ष सातवाहन साम्राज्य के लिए बड़े ही कठिन साबित हुए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि पश्चिम छत्रपतियों के रूप में भी विदेशी आक्रमण के साथ ही सातवाहन साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। कुषाण उत्तर पश्चिम में अपना साम्राज्य का प्रसार कर रहे थे तथा अपने दबाव में शक तथा पहलाव शासक मध्य और पश्चिम भारत की ओर आकर्षित होकर सातवाहनों से संघर्ष करने को आतुर थे। छत्रपतियों ने अपने पश्चिम राजपूताना, गुजरात तथा काठियावाड़ में स्थापित कर लिया था। इन शक शासकों ने 35 ईस्वी से लेकर 90 ईस्वी तक सातवाहन राज्य पर आक्रमण किए। उन्होंने सातवाहनों से पूर्वी तथा पश्चिम मालवा प्रदेशों को जीता। शिलालेखों में जो उपाधियां, जो बातें लिखी गई है, नासिक, कार्ले और के उल्लेख में शिलालेख में इसके बहुसंख्य सिक्कों तथा अनेक जमात शक आदवत द्वारा उत्तरी तथा दक्षिण भारत में दिए गए दान सबके सब यह प्रमाणित करते हैं कि नहपान के समय में शहरात वंश का साम्राज्य काफी विस्तृत था। उसके सातवाहन शासकों में काफी बड़ा प्रदेश छीनकर ही अपने साम्राज्य को इतना विशाल बनाया था। नहपान तथा उसके जमाता शक अश्वत्थ, मालवा, नर्मदा घाटी, उत्तरी कोंकण, बरार आदि पश्चिम भाग और दक्षिण महाराष्ट्र को जीतकर पश्चिम दक्कन में सातवाहन शक्ति को उखाड़ फेंका।
वे सतवाहन राजा को नहपान के हाथों पराजित हुए। कदापि सुंदर सातकर्णी, चकोर सातकर्णी तथा शिवसाती थे, जिनका भी कार्यकाल बहुत ही छोटा था। अब जो गौतमी पुत्र श्री सत्यकर्मी के सातवाहक शासक बनते हैं, इस छहरात सतवाहन संघर्ष में नया मोड़ आ गया। अब आगे वाले समय में हम आपको गौतमी पुत्र सातकर्मी और उससे संदर्भित कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।